नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की चर्चा करेंगे और उसके साथ हम लोग अगर टाइम बचा तो ठीक, नहीं तो फिर अगली क्लास से प्रोबेबिलिटी थियरी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो अब तक का हमारा सिलेबस है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये जान ही रहे हैं आप लोग, टेलीग्राम का चैनल और यूट्यूब का लिंक। और ये फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन में हमारे पास एक टॉपिक यही बचा है, मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी थियरी आती है। तो प्रोबेबिलिटी थियरी में मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद रैंडम वेरिएबल और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ की बातें होंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स या मेजर ऑफ थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो टॉपिक हैं, इन पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनके एसोसिएशन, इनके इंडिपेंडेंस की कंडीशंस, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, यूल्स कोफिशिएंट, और इनके फिर अलग अलग टाइप के एक दूसरे में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, इनकी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखिए कि एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट्स मीन्स अ क्वालिटी और कैरेक्टर। ठीक है, लाइक जैसे मान लीजिए कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और ये कुछ भी क्वालिटी कैरेक्टर हो सकता है। मतलब मान लीजिए ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये इस तरीके से जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इनको हम कहेंगे कि हमारा एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थियरी है, इसको हम लोग कैसे मतलब आगे एक्सप्लेन करते हैं, या एक तरीके से कहा जाए कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक, क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इसी के साथ साथ चलिए अच्छा आगे पढ़ लेंगे हम लोग, या इसी में लिख लेते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ क्लास, ऑर्डर ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है कि क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट, जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, इनको हम नॉर्मली क्या है कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कुछ भी। ठीक है, इनको हम कैपिटल लेटर से, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, और जस्ट इसका जो एब्सेंस होगा तो इसी का स्मॉल लेटर, या उस केस में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिनोट की जाती हैं। इसका मतलब होता है कि ये प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ये नॉन प्रेजेंस ठीक है, नॉन प्रेजेंस या निगेशन भी इसको कहा जाता है, निगेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी भी कोई भी पॉपुलेशन हो, कह दिया जाए कि एक पॉपुलेशन हमारे पास है, क्लास है हमारे पास जो ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो हम ब्यूटीफुल का जो लेटर लिए रहेंगे, जो मानक लिए रहेंगे, जो नोटेशन लिए रहेंगे, ए, उसको कहेंगे कि ये दिस इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, या प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेगा। और उसके साथ साथ अगर वो कहा जाए कि ये एक ऐसी क्लास है जिसमें कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसका निगेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि जो हम क्लास इंटरवल या क्लास क्लास इंटरवल कह रहे हैं, क्लास या ऑर्डर ऑफ जो क्लास होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं।
तो ये जो नोटेशंस हैं, जो भी हमारे पास 1 2 3, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसी क्लास है जिसमें स्मोकिंग करने वाले लोग हैं और ब्यूटीफुल लोग भी हैं, तो उनको वहाँ पर ए और सी एक साथ लिखा जाएगा। ऐसे किसी क्लास के लिए ए सी लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्मोकिंग भी करने वाले लोग हैं, ब्यूटीफुल भी लोग हैं। कहीं पर बी डी लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है, ड्रिंकिंग करने वाले और हैंडसम लोग हैं। हैंडसम लोग हैं लेकिन ड्रिंकिंग करते हैं। तो ये जितना भी एक चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दिए कि ए और बी, डी लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और हैंडसम, ऐसे हैंडसम लोग हैं जो दोनों कांड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेंगी कि किस तरह से हम किसको डिनोट कर रहे हैं। जिससे डिनोट करेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंस होंगी और उन्हीं को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर हम ये लिख दे रहे हैं कि इसका अल्फा बी सी, मतलब ये हमारे पास ऐसी क्लास है, ये प्रेजेंस है, ये एब्सेंस है। मतलब ऐसे लोगों का ये समूह है जो स्मोकिंग नहीं करता है, स्मोकिंग नहीं करता है लेकिन ड्रिंकिंग करता है और ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेंगी कि इस तरीके की हमारे पास एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी है और क्या हम वहाँ पे पॉपुलेशन में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर हमारे पास क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए बी, ए डी, ए बी डी, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से जो भी चीज़ लिख रहे हैं, ये जो हमारे पास टर्म रहेगा इसी को हम कहते हैं कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डिफरेंट क्लासेस। इन्हीं को कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड डिफरेंट क्लासेस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो इन्हीं की संख्या होती है, सॉरी, जो इस मतलब जो क्लास है उसमें जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो उतने आर्डर का, या जितने ABCD हैं उतने आर्डर का वो क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे हम इसको कि यहाँ पर लिखेंगे हम कि ए क्लास रिप्रेजेंटेड बाई n एट्रीब्यूट्स, मान लेते हैं n एट्रीब्यूट्स हैं, n एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड a class of n ऑर्डर। ठीक है, n ऑर्डर मतलब हमारे पास ये कहने का, ये हमारे पास जो क्लास है 3 ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की है। मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, प्रेजेंस एब्सेंस से नहीं मतलब है, उसमें जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने ऑर्डर की वो क्लास हमारी कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये क्लासेस होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, इसी के नीचे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अगली स्लाइड में, कि एक क्लास having presence of having a class having presence of attributes like a, ab, ac, abc, etc, etc. A class having presence of attributes like this is known as positive class। ठीक है, and corresponding
corresponding number of individuals is called frequency of the class। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनकी संख्या 10 है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने वाले लोगों की संख्या 10 है, तो 10 हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब इसके बाद ये तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसे लिखिएगा, हाँ ये था, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा या रिमार्क करके लिखिएगा। ठीक है, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर, ए क्लास हैविंग absence of attributes is called negative class। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, ये इस तरीके से एब्सेंस सबका रहेगा, तो इसको हम निगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी या निगेटिव क्लास कहेंगे, और करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको निगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टर्म है तीसरा, अगर इसमें दोनों के एक का एब्सेंस एक का प्रेजेंस हो, तो यहाँ पर लिखेंगे द क्लास ऑफ टाइप ए बीटा, सॉरी ए गामा, अल्फा बी, अल्फा बीटा सी, मतलब कुछ का प्रेजेंस हो कुछ का एब्सेंस हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, एक प्रेजेंट हो 4 एब्सेंट हो, एक 4 एब्सेंट हो 2 प्रेजेंट हो, इस तरीके से ETC is known as contrary class and corresponding frequency is known as contrary class frequency। ठीक है, इज नोन एज कॉन्ट्रेरी क्लास फ्रीक्वेंसी। एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है, जब सभी प्रेजेंस रहेंगे तो उनको कहेंगे पॉजिटिव क्लास, और जब सभी एब्सेंस रहेंगे तो उनको हम कहेंगे निगेटिव क्लास, और जब दोनों मिक्स हो जाएं, मतलब कुछ का प्रेजेंस हो कुछ का एब्सेंस हो, तो उनको हम कहेंगे कॉन्ट्रेरी क्लास। ठीक है, इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास होता है, उसको देख लीजिए, कॉन्ट्रेरी और कॉम्प्लीमेंट्री में अंतर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में क्या है कि सेम एट्रीब्यूट्स का प्रेजेंस और एब्सेंस हो, मतलब कि द प्रेजेंस and absence of same attributes is known as complementary class frequency, sorry, complementary class and corresponding frequency and corresponding frequency is known as contrary क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टर्म हमारे पास ऐसा रहेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो ए अल्फ़ा बी बीटा कुछ इस टाइप से चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ए अल्फ़ा बी बीटा इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। सेम एट्रीब्यूट्स का प्रेजेंस और एब्सेंस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम आर्डर अभी देख चुके हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं कि कैरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नोन एज, हाँ ये आर्डर n एट्रीब्यूट्स अगर हमारे पास किसी क्लास फ्रीक्वेंसी में है तो n आर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब यहाँ पर अगर इनको हम कहा जाए तो ये कितने आर्डर की है, ये 2 आर्डर की है, ये 2 आर्डर की है, ये 3 आर्डर की है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंगल आर्डर की है, ये सिंगल आर्डर, ये 2 आर्डर, ये 3 आर्डर, इस तरीके के सॉरी इस तरीके की जो क्लासेस होंगी और उसमें जितने हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे चाहे वो प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो वो उतने आर्डर की क्लास कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स हम लोग देखते हैं कि रिलेशन, इनको ध्यान में रखिएगा, रट नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए रिलेशन जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे जब हम इंडिपेंडेंस की कंडीशन लिखेंगे कि जो हमारे पास थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आगे की हम कंडीशंस लिखेंगे वो यहीं से आएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखिएगा पहले। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं इन क्लास या टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन में जो साइज होती है उसको हम n से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास n होगा इसको हम लिखेंगे a प्लस अल्फ़ा। मान लेते हैं कि ये स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, तो किसी भी पॉपुलेशन में हमें स्मोकिंग करने वाले और स्मोकिंग ना करने वाले दोनों लोगों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द क्लास या इन द पॉपुलेशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। या इसी को अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग करने वाले लोग हैं तो ड्रिंकिंग करने वाले प्लस ड्रिंकिंग ना करने वाले लोग, इनकी संख्या जोड़ दी जाए तब भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। क्योंकि और इस टाइप के क्लासिफिकेशन को जब हम 2 पार्ट में पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो, स्मोकिंग करने वाले, स्मोकिंग ना करने वाले, तो वहाँ पर इस टाइप के क्लासिफिकेशन को चूंकि 2 क्लासेस हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनको डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जब हमारे पास कोई भी हमारे पास पॉपुलेशन है और इसमें हम इसको प्रेजेंस और एब्सेंस दिखा रहे हैं तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं डाइकोटोमस, MOUS, डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन इनको बोला जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन इनको हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए हमारे इलाहाबाद की पॉपुलेशन है, इलाहाबाद की पॉपुलेशन को यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर पूरी पॉपुलेशन में देखा जाए कि यहाँ पे मान लीजिए 5 लाख लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हालांकि पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है, 10 लाख के आसपास है या और भी ज़्यादा है पूरे इलाहाबाद शहर की। तो इसमें मतलब देखेंगे तो अगर मान लीजिए हमारे पास कह दिया जाए कि 1 लाख लोग स्मोकिंग करते हैं और बाकी 9 लाख या जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो स्मोकिंग नहीं करता, तो यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा, स्मोकिंग करने वाले प्लस स्मोकिंग ना करने वाले, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन इलाहाबाद या टोटल पॉपुलेशन इन इलाहाबाद की बात कर देगा या उसका मान हमें दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या है कि अब हमारे पास अगर 2 आर्डर हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एट्रीब्यूट्स लिखना है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स लिखना होता है इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पर A B प्लस A बीटा, जो चीज़ यहाँ पे है वो दोनों में कॉमन रहेगी।
जो यहाँ पे तीसरी चीज आ रही है वहाँ एक पे इसका प्रेजेंस होगा, दूसरे में एब्सेंस होगा। इसी को हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए ए यहाँ पे लिख रहे हैं और ए यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर यहाँ सी लिख रहे हैं तो इसका जस्ट एब्सेंस यहाँ पे गामा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अल्फा लिख दें तो यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ अल्फा होगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। यहाँ बी लिख रहे हैं तो यहाँ बीटा हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें यही चीज़ लिखना हो सी के टर्म में तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ सी है तो यहाँ पे गामा हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ कॉमन रहेगी हर जगह, और जो दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ आ रही है उसी को हम यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कहा जाता है कि ये सिंगल क्लास फ्रीक्वेंसी को हमने डबल क्लास फ्रीक्वेंसी में लिख दिया, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा। अब इसी में आगे मान लीजिए कि हमें बी को लिखना है, बी को लिखना है तो बी कॉमन रहेगा। अगर यहाँ पे सी लिख रहे हैं तो यहाँ पे गामा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर हमें बी लिख रहे हैं और यहाँ बी लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख देंगे, यहाँ बी कॉमन है, बी कॉमन है हर जगह, यहाँ सी है तो गामा है, यहाँ ए इसलिए पहले लिखा गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हमारे पास, अगर मान लीजिए हमें सी को लिखना है या बीटा को लिखना है, तो बीटा को लिखना है तो क्या लिखेंगे, बीटा कॉमन रहेगा, ए बीटा और अल्फा बीटा। और यहाँ पर अगर हमारे पास बीटा सी है, सॉरी ये बराबर होगा, ये बीटा सी है तो यहाँ पर बीटा गामा हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए अगर दो ऑर्डर में हम चलते हैं, मान लीजिए ए बी को हमें लिखना है तो यहाँ पे ए बी कॉमन रहेगा, जो भी रहेगा वो कॉमन रहेगा, ए बी। यहाँ पे अगर ए बी हम सी लिख रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए बी गामा लिख देंगे, जो चीज़ यहाँ पे है वो कॉमन रहेगी सब में। यहाँ पे अगर हम देख लीजिए, इसी को अगर हम लिख दें ए बी, अगर यहाँ डी लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए बी डेल्टा लिख देंगे, इसका प्रेजेंस और इसका एब्सेंस। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ए बीटा हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बीटा कॉमन हो जाएगा, सी रहेगा, फिर यहाँ पर ए बीटा कॉमन हो जाएगा, गामा रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ए बीटा यहाँ पे हो जाएगा डी और ए बीटा डेल्टा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमें ए और गामा लिखना है, मान लीजिए कि जो भी लिखना है, ए गामा लिखना है तो यहाँ पे ए गामा हो जाएगा, सॉरी ए गामा ए गामा सी और ए गामा, सॉरी ए गामा सी नहीं आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि सी का ही निगेशन है, तो ए गामा डी और यहाँ पे ए गामा डेल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, जहाँ पे भी जो भी आपको लिखना हो, अल्फ़ा बीटा लिखना हो तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा सी हो जाएगा और ये अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे कह दिया जाए कि सिंगल ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी को आप 3 ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे सिंगल ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी है ए, इसको कहा जाए कि 3 ऑर्डर में लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और ए बीटा, ठीक है, ए लिख लिया, 2 ऑर्डर में हो गई। अब इसी को हम यहाँ पे ए बराबर क्या लिख रहे हैं, अब इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए बी, सॉरी ए बी गामा, ये इन दोनों का पार्ट हुआ, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बीटा सी और ए बीटा गामा। ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर को पहले 2 ऑर्डर में ले गए, 2 ऑर्डर को 3 ऑर्डर में ले गए, तो ये पहला तीसरे ऑर्डर में पहुंच गया। 4 ऑर्डर में ले जाना हो तो इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे ए बी सी, फिर डी ले आएंगे, 4 ऑर्डर में है ये, ए बी सी
डेल्टा हो गया, ये टर्म यहाँ लिखा गया। अब इस वाले टर्म को ए बी गामा टी और यहाँ पे ए बी गामा डेल्टा हो जाएगा। फिर ये तीसरा टर्म ए बीटा सी है, ए बीटा सी और ए बीटा गामा हो जाएगा। फिर अल्फा ए बीटा गामा है, ए बीटा गामा है तो यहाँ पर डी, सॉरी यहाँ डी और डेल्टा भी रहेगा, यहाँ डी और यहाँ डेल्टा लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ए बीटा गामा डी हो जाएगा और ये ए बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सिंगल ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, 4 ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी में इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। फिक्स 5th 6th 8 10 जो भी आपके पास आए उस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे और इन्हीं को हम कहते हैं, ये हमारा रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स है ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ठीक है, या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी इन्हीं को कह देते हैं। तो ये तो हुआ पॉजिटिव केसेस में। अब अगर हमें निगेटिव केसेस की बात करनी हो, मान लीजिए कि हमारे पास निगेटिव कुछ इस तरीके से चीज़ें हों, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? निगेटिव वाला देखते हैं अगले से। यहाँ पर हम देखिए क्या लिखे हैं, पहले ए बराबर क्या लिखे थे, ए बी प्लस ए बीटा। इसको अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें, ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम निगेटिव वाले भी लिखते हैं। ये निगेटिव वाली जो हम लिखने जा रहे हैं तरीके, ये आपके तरीके कंसिस्टेंसी कंडीशन जब हम अभी आगे लिखेंगे तो उसमें ये कारगर रहेगा, उसमें ये काम आएगा। ध्यान में रखिएगा, क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन इसमें हम लोग कोशिश पूरा ये कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स थ्योरी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए कि हमें इसी पैटर्न पे ए बीटा लिखना हो तो हमें किसी एक को कॉमन करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ यहाँ लिखी गई है उसमें एक चीज़ कॉमन रखी गई है और यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसका यहाँ एब्सेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हमें ए को हमें लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। यहाँ इसका एब्सेंस है तो यहाँ इसका प्रेजेंस रहेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ लिखना चाहें ए, अच्छा ठीक है, अगर इसी तरीके से हम लिखना चाहें अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा अगर फिक्स आप रखना चाहते हैं तो अल्फा फिक्स रखिए। फिर यहाँ पे अल्फा फिक्स हो गया, यहाँ बीटा था तो यहाँ बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमें बीटा को फिक्स रखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा था तो यहाँ ए हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? इसी तरीके से मान लीजिए हमें अगर ए गामा लिखना है, ए गामा लिखना है तो यहाँ पे ए अगर हम फिक्स रख रहे हैं तो यहाँ पे भी ए रहेगा और यहाँ गामा का सी हो जाएगा, एब्सेंस प्रेजेंस। ठीक है, मान लीजिए कि हमें गामा को फिक्स रखना है तो गामा फिक्स कर दिए। यहाँ पर ए था तो इसका एब्सेंस क्या हो जाएगा, अल्फा। ये इस तरीके से भी एसोसिएशन होता है, निगेटिव एसोसिएशन। ये ध्यान में रखिएगा कि इसको 2 ऑर्डर में ही इसी तरीके से लिख पाएंगे, बाकी उस तरीके से बढ़ते हुए नहीं जा पाएंगे। उसके लिए फिर वही प्लस वाला ही फार्मूला लगाएंगे, फिर उसमें प्लस माइनस करेंगे। तो ये हुआ इसका एसोसिएशन। अब इसी एसोसिएशन पे कुछ रिजल्ट होते हैं तो उनको हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिमार्क में। ठीक है, पहला, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो या n एट्रीब्यूट्स अगर हमारे पास हो तो उस केस में हमारे पास जो डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन की, तो r ऑर्डर के जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी संख्या जो है हमारे पास NCR2 की पावर r होती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कि इन डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन, in dichotomous classification the number of
क्लास, ये क्लास है, क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर आर इज NCR टू की पावर आर। ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि इसी टाइप को 2-3 लिखे जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो NCR है, अगर हमें सभी आर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसीज को हमें जोड़ना हो, R आर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसीज हमारे पास N में से R एट्रीब्यूट्स को निकालें तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज आएगा। लेकिन अगर हमारे पास टोटल क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल आर्डर अगर हम निकालना चाहें तो R बराबर 0 से N इसको जोड़ देना पड़ेगा, 0 से N तक जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका 0 से N तक क्या जोड़ आता है उसको हम लिख रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल आर्डर। ध्यान में रखिएगा, ऑल आर्डर की बात कर रहा है, सभी आर्डर इसमें शामिल हैं। ऑल आर्डर इज समेशन R बराबर 0 से N, सभी 0 आर्डर से लेके N आर्डर तक, NCR टू की पावर R, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 3 की पावर R। इसको टोटल जोड़ जो आता है वो 3 की पावर R आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल आर्डर, जितना भी आर्डर पॉसिबल होगा N एट्रीब्यूट्स में से, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर N। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव सभी या कॉन्ट्रेरी जो होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमें एक बार एग्जाम में आपसे पूछा है कि पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी की संख्या कितनी होती है, मतलब ये सभी आर्डर हो गए, सभी आर्डर में हम निगेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री वाले को, सॉरी कंट्रेरी वाले को हटा दें तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज आएंगी। तो उस केस के लिए यहाँ पे आपसे पूछा था तीसरा नंबर कि total number of positive class frequencies of all order is equal to 2 की पावर n। ठीक है, इज 2 की पावर n। ठीक है। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो पॉजिटिव आर्डर की होती हैं, पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल आर्डर जो हमारे पास होती हैं, ये हमारे पास NCR को हम 0 से N तक जोड़ेंगे तो NCR को जब हम टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर N हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि हमारे पास जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज उन क्लास फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं कि जहां पर हमारे पास हायर ऑर्डर की केवल क्लास फ्रीक्वेंसीज हों। ठीक है। जो हमारे पास हायर ऑर्डर, मान लीजिए कि 3 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं तो जिसमें ABC तीनों प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, जैसे ABC, A बीटा गामा, A बीटा C, अल्फ़ा बीटा C, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा B गामा, इस तरीके से जो हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी जिसमें तीनों हों उनको हम कहेंगे दिस इज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ हायर ऑर्डर इज नोन एज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ हायर ऑर्डर is known as ultimate class frequency। ठीक है, इज नोन एज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। और इसमें लिखेंगे कि द नंबर ऑफ अल्टीमेट, सॉरी द टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी
क्लास फ्रीक्वेंसीज इज 2 की पावर एन ए भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा, 2 की पावर एन ए भी होता है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की भी जो संख्या होती है ये 2 की पावर एन होती है। अब इसमें जो होता अगला होता है, अगला पॉइंट हमारे पास 5वां, ये जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं ये भी पूछा है एएसओ वाले शायद एग्जाम में, जो स्टेट पीएससी का होता है। इसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ सॉरी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे एक लाइन हम लिख रहे हैं कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ultimate class frequencies specify the data completely। इसका मतलब जानते हैं कि अगर हमारे पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज दे दी जाएं तो हमारे पास जितनी भी क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं हम उनका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी अगर क्लास फ्रीक्वेंसीज दे दी जाए, मतलब हायर ऑर्डर की जितनी क्लास फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं उस एट्रीब्यूट्स के लिए, वो अगर दे दी जाए तो हम उनसे नीचे ऑर्डर की सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अगर हैं, हमारे पास दी गई हैं, तो हम उस केस में हमारे पास डेटा को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कंप्लीटली स्पेसिफाई, कंप्लीटली उसके बारे में जानकारी निकाली जा सकती, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई क्लास फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। यहाँ पे अगले स्टेप से हम चलते हैं, या यहीं से चलते हैं, कौन सा लिखेंगे, अगली हेडिंग हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। यहीं पे आपका जो अभी रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं वो काम आएगा। यहाँ की कंडीशंस आप याद नहीं कर पाएंगे, हम बता दे रहे हैं, याद करेंगे भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इन कंडीशंस को निकालते कैसे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि डेटा a set of class frequencies, a set of class frequencies is said to be consistent, a set of class frequencies is said to be consistent if none of them is negative, none of them is negative। अदरवाइज अगर मान लीजिए एक भी निगेटिव हो गई तो अदरवाइज द डेटा इज said to be inconsistent, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी कंडीशन लिखते हैं, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। पहली कंडीशन फॉर सिंगल एट्रीब्यूट्स, सिंगल एट्रीब्यूट, यहाँ पर इसकी पहली और दूसरी दो कंडीशन होंगी। एक एट्रीब्यूट्स में क्या बताया गया, कंसिस्टेंसी कंडीशन में क्या होता है कि नन ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसीज इज निगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास एक, अगर हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट्स है, फॉर सिंगल एट्रीब्यूट्स ए अगर हम मान लेते हैं तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और अल्फा भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो
तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ गया कि ए ग्रेटर देन, हमारे पास जो पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसी है ग्रेटर देन 0 हो गई, लेकिन नेगेटिव क्लास फ्रिक्वेंसी अगर ग्रेटर देन 0 हो रही है तो इनके यहाँ पे जस्ट साइड में एक कंडीशन और होती है कि ए बराबर हम क्या लिखते हैं, ए प्लस, सॉरी ऐसा लिख रहे हैं हम यहाँ पर एक चीज लिखे हैं क्या, ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन। तो अल्फा का मान हम यहाँ पे निकालें तो एन माइनस, सॉरी हाँ, अल्फा का मान निकालें तो एन माइनस ए आएगा, और ये अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए हमारा लेस देन आर इक्वल टू एन होना चाहिए। तो यही कंडीशन यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन आर इक्वल टू एन। ये कंडीशन तो आपको याद रहेंगी हमेशा कि सभी क्लास फ्रिक्वेंसीज कंसिस्टेंसी कंडीशन में ये बोलता है कि कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी हमारी मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सभी क्लास फ्रिक्वेंसीज, एक सिंगल एट्रीब्यूट्स के केस में दो ही कंडीशन होती है, प्रेजेंस और एब्सेंस, ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो, तो ये यहाँ पे जहाँ जहाँ नेगेटिव निगेशन या एब्सेंस ऑफ दी एट्रीब्यूट्स आएगा उसके करस्पॉन्डिंग एक कंडीशन यहाँ पे और लिखी जाएगी, ठीक है। और उस कंडीशन को इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ही हम लोग यूज किए जो भी बताया गया आपको, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ याद नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें अभी मतलब आप लोग मतलब मान लीजिए जीएसओ एसओ लेवल पे 2-3 ये एक है, इसके बाद 2 एट्रीब्यूट्स का जो पूछा जाता है। बीएससी वगैरह में जाएंगे 3 आर्डर 4 आर्डर 5 आर्डर तक यहाँ पे नॉर्मली 3 आर्डर और 4 आर्डर का निकाला जाता है। तो 3 आर्डर और 4 आर्डर का जब यहाँ पे निकालेंगे तो 3 आर्डर में तो 8 कंडीशन होती है, टोटल यहाँ पे इनकी संख्या भी कितनी होगी, 2 की पावर n होती है। तो 2 की पावर यहाँ पे यही अभी जस्ट बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ ऑल आर्डर क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी होगी, जो हमारे पास यहाँ पे आर आर्डर क्लास फ्रिक्वेंसीज की जो संख्या होगी ये यहाँ पे 2 की पावर n होगी, ठीक है। जस्ट अभी जो पिछली कंडीशन यहाँ पे लिखी गई ना, तभी जो क्लास फ्रिक्वेंसीज होंगी यहाँ पे ये, हाँ ये अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज की जो एक सेकंड, हाँ पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज की जो संख्या होगी वो यहाँ पे 2 की पावर n होगी। तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी कंडीशन में क्या ही लिखना होता है कि कंसिस्टेंट तब हमारा होगा जब कोई भी निगेटिव ना हो, नन ऑफ देम इज निगेटिव, मतलब सभी पॉजिटिव हों। तो पॉजिटिव नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज हम लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, 2 की पावर n। अब यहाँ पे अगर 2 एट्रीब्यूट्स हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और 4 कंडीशन बनेगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फॉर 2 एट्रीब्यूट्स आते हैं यहाँ पे, तो दूसरी कंडीशन है फॉर 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या होगी, ए ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर उसके बाद और क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन 0, और इसके बाद ए बीटा ग्रेटर देन 0, और यही 4 आर्डर आएंगे। भाई 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो इनमें 4 ही कंडीशन तो बनेगी, यही बताइए भाई कि 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ए होगा उसका, अच्छा सॉरी, हाँ हो अच्छा एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा हमें अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज का वो लिखना है ना पॉजिटिव ऑर्डर के लिए, एक सेकंड ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिखिए, पॉजिटिव ऑर्डर के लिए हमें ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जो हायर ऑर्डर वाली होती है उनको लिखा जाता है, ए बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास क्या लिख रहे हैं कि पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। अब हायर ऑर्डर तो है हमारे पास, तो यहाँ पे अब इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कंडीशंस होंगी उनको हम लिखते हैं। तो आपको जस्ट बताए हैं कि यहाँ पे जब भी हमारे पास दोनों प्रेजेंस हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन जहाँ एक भी एब्सेंस आ गया तो वहाँ पर हमारे पास इसके पॉजिटिव एसोसिएशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए बीटा पहला है, ए बीटा को हम प्रेजेंस में कैसे लिखेंगे, ए माइनस ए बी ऐसा लिख सकते हैं,
और ए बीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी लेस देन आर इक्वल टू ए। तो यहाँ पर यही कंडीशन लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज ए बी लेस देन आर इक्वल टू ए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे अल्फा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बी हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है। अब तीसरा क्या है, अल्फा बीटा। इसको हम प्रेजेंस में पहले ले जाएंगे, तो कैसे, अल्फा फिक्स रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा फिक्स है तो बी हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, एन माइनस ए लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं एन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एन अच्छा ऐसा उल्टा आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एन लेस देन आर इक्वल टू ए बी। ठीक है। ए बी को इधर ही रहने दीजिए और बाकी टर्म को उधर ले जाइए, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपके दो एट्रीब्यूट्स की लिए कंडीशंस। और इसमें ध्यान में रखिएगा, जब हम इसको कहेंगे ये हमारा डेटा सेट कंसिस्टेंट है, तो ये चारों कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। चारों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं की, तो हमारे पास उस केस में डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग इसको पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स आता है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे 2-3 कंडीशंस होती है। तो पहले हम लिखेंगे कि एट्रीब्यूट्स इज सेट टू बी independent if, पहली कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। ठीक है। तो ये क्या, या एक सेकंड, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए, तो इसको लिखेंगे ए बी अपान एन। ठीक है। ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। या इसी के करेस्पॉन्डिंग कभी कभी कौन सी कंडीशन नहीं है पूछ लेता है, तो इसमें आर करके इसी को मान लीजिए, अगर यहाँ पे ए बी के स्थान पे ए बीटा होता तो इसको हम ये ऐसे लिखते, फिर अलग अलग मल्टीपल अपान एन। मान लीजिए ए कुछ भी हो जाता, अल्फा बी हो जाता, ये अल्फा होता, ये बी होता, अपान एन हो जाता। या अल्फा बीटा अगर यहाँ पे आ जाता तो इस केस में ये अल्फा होता इंटू बीटा होता, अपान एन हो जाता। ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। ये पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, टू एट्रीब्यूट्स A and B are said to be independent if ये क्या हो जाएगा, A B अपान अगर A कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा B अपान अल्फा करना होगा। ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स एक साइड लिखा गया है वो यहाँ पे जो लिख दिया गया उसी का यहाँ निगेशन होता है।
बी कोई एक एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉमन रहेगा, जो यहाँ पे दूसरा चेंज हो रहा है वही यहाँ पे अपान में रहेगा प्रेजेंस और निगेशन में। तो यहाँ पे आर करके इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए अल्फा बी आ जाता, यहाँ पे हम अल्फा कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा सॉरी यहाँ पे हमारा क्या कॉमन रहेगा, बी कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अच्छा ये तो सेम कंडीशन हो गई यार, इसका वो लिख देते हैं दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस क्या है, दूसरा केस मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा बीटा था, यहाँ पे अगर अल्फा लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बीटा हो जाएगा अपान ए हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा अपान बीटा, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ अल्फा कॉमन रहेगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन यही वाली है, अल्फा बीटा यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पे अगर हमारे पास बी बीटा हो गया ना, हाँ ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी कंडीशन जो भी एग्जाम में जिस तरीके से कहा रहेगा उसके अपान में वही टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हुई दूसरी कंडीशन। अब एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन और क्या होती है कि अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, तीसरी कंडीशन जो है हमारे पास, फॉर टू एट्रीब्यूट्स attributes A and B, they are said to be independent if ये क्या हो जाए, ए बी अल्फा बीटा बराबर ए बीटा और अल्फा बी, ये भी कंडीशन अगर होल्ड कर जाए तो हम इस केस में कहेंगे हमारा एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट। तो ध्यान में रखिएगा, आपके पास तीन कंडीशन हो गई एट्रीब्यूट्स के इंडिपेंडेंट की। एक में इन दोनों का मल्टीपल अलग अलग मल्टीपल और अपान एन के बराबर हो, एक में यहाँ पे जो चेंज हो रहा है यहाँ पे एक का प्रेजेंस है तो वहाँ का एब्सेंस हो, दूसरा वाला कॉमन रहेगा और यहाँ पे उसका वही टर्म एक प्रेजेंस में, जहाँ प्रेजेंस में है वहाँ प्रेजेंस में, जहाँ निगेटिव है वहाँ निगेटिव में, यहाँ पे वही चीज़ टर्म इसी तरीके से लिखे गए हैं। और यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से लिखी गई कि दोनों का प्रेजेंस दोनों का एब्सेंस, एक का प्रेजेंस एक का एब्सेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स। तो अब यहाँ पे अब हम लोग आते हैं कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है। इसमें हम अगली हेडिंग डालेंगे, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पहला पॉजिटिव एसोसिएशन, ठीक है। पॉजिटिव एसोसिएशन में क्या है कि टू एट्रीब्यूट्स A and B are said to be independent if A B जो अभी कंडीशन लिखे हैं, A अलग अलग मल्टीपल अपान एन, ये ग्रेटर देन हो जाए। जितनी भी कंडीशन लिखे हैं ए बी अल्फा बीटा, ये ग्रेटर देन हो जाए ए बीटा और अल्फा बी के। या एक जो कंडीशन और लिखे हैं आर, यहाँ पे क्या था, ए बी अपान ए था, ये ग्रेटर देन हो जाए अल्फा बी अपान अल्फा। जितनी भी चारों कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई हैं, अगर इनमें ग्रेटर देन का साइन एग्जिस्ट कर जाए, जितनी भी कंडीशन ये लिखी गई है ग्रेटर देन साइन एग्जिस्ट कर जाए, तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाता है। हर जगह ग्रेटर देन का साइन अगर एग्जिस्ट कर जाए तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाता है।
अब इसी का निगेटिव एसोसिएशन, तो यहाँ पे लेस देन का साइन एग्जिस्ट कर जाए, तो यहाँ पर लिखिए दूसरा नंबर निगेटिव एसोसिएशन। निगेटिव एसोसिएशन, निगेटिव एसोसिएशन में क्या करते हैं कि टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर said to be negatively associated if यहाँ पे क्या हो जाए, अब निगेटिव एसोसिएशन में ए बी और ए बी अपान एन है, ये लेस देन का साइन एग्जिस्ट कर जाए, आर ए बी अल्फा बीटा लेस देन ए बीटा अल्फा बी, या फिर और जो हमारे पास क्या है ए बी अपान ए, या सॉरी लेस देन हो जाए अल्फा बी अपान अल्फा ए। मतलब जितनी कंडीशंस इंडिपेंडेंस की लिखी गई हैं या क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंस की यहाँ पे लिखी गई हैं, इनमें अगर यहाँ पे लेस देन का साइन सब में एग्जिस्ट कर जाए, किसी में भी मतलब एग्जिस्ट कर जाए, तो ये निगेटिव एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कंप्लीट एसोसिएशन की। कंप्लीट एसोसिएशन क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, कंप्लीट एसोसिएशन, कंप्लीट एसोसिएशन कंप्लीट एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर कि टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर said to be completely associated if A cannot occurs without B, but B may occurs without A। ठीक है, B में occurs without A। ये चीजें जब आप में होल्ड करने लगे, मतलब A तो बिना B के नहीं आएगा, लेकिन B बिना A के आ सकता है, तो इस तरीके की कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा कंप्लीट एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एसोसिएशन से रिलेटेड चीजें। अब इसमें एक दो चीजें और हैं, यूल्स कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, दोनों की और चर्चा कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में, और फिर उसके बाद आपकी ये क्लास एट्रीब्यूट्स थियरी की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लिखेंगे यहाँ पे, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे लिखेंगे फॉर टू एट्रीब्यूट्स A and B, the Yule's coefficient of association is defined as, इसको यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को QAB से लिखा जाता है। ठीक है, Q से ये क्या होता है, AB अल्फा बीटा माइनस A बीटा अल्फा बी अपान सेम चीज प्लस में AB अल्फा बीटा प्लस A बीटा अल्फा बी। ठीक है,
ये हो गया यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, नोट। ठीक है, नोट लिख लेते हैं। ये यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हो गया, ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ आपको यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हो गया। अब इसमें हम नोट लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि नोट में क्या है, पहला द लिमिट ऑफ यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज QAB लाइज बिटवीन -1 से 1। ठीक है, दूसरा इफ QAB का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, दिस इज ग्रेटर देन दिस, मतलब अब बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा हमारे पास। दिस इम्प्लाइज A and B are positive, A and B has पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे। और इफ QAB लेस देन आर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A and B has नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, और आगे इफ QAB बराबर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि A and B इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, A and B इंडिपेंडेंट कैसे होगा, क्योंकि इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन आता है, एक अंतिम टॉपिक। तो इसको लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर टू एट्रीब्यूट्स A and B, the coefficient of colligation is, इसको y से लिखते हैं, और ये डिफाइंड होता है 1 माइनस ए बीटा अल्फा बी अपान ए बी और अल्फा बीटा अपान 1 प्लस ये टर्म प्लस में ए बीटा अल्फा बी अपान ए बी और अल्फा बीटा। मतलब ये कहने का कि हमारे पास ये जो टर्म है, यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दिया गया, तो 1 माइनस दिस थिंग और अंडर रूट के साथ, इसी के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन लिखा गया है। ठीक है, अब फिर से इसका नोट ये भयानक है इसलिए गोला कर दिए। नोट में क्या है, नोट में क्या है कि Q और Y में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, Q और Y में क्या रिलेशन होता है, तो इसको देखते हैं हमारे पास। तो नोट लिखते हैं, पहला द रिलेशन बिटवीन Q एंड Y इज, यहाँ पर Q बराबर होता है 2y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरी कंडीशन इफ Q बराबर 0 तो Y बराबर
0 आएगा। ठीक है। अगला कंडीशन, इफ q बराबर -1 तो y बराबर भी -1 होगा, और फोर्थ, इफ q बराबर +1 तो y बराबर भी +1 होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास y का मान 0 हो जाए तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट INDP लिख दिए हैं, शॉर्टकट में समझ लीजिएगा। और यहाँ पर बोथ एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। ठीक है। और यहाँ सॉरी ये पॉजिटिवली नहीं निगेटिवली होगा यार, निगेटिवली। ठीक है, बोथ एट्रीब्यूट्स आर, यहाँ पे पॉजिटिवली हो जाएगा एसोसिएटेड। ठीक, ये हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। और इसके बाद अभी इसकी एक लिमिट रह गई यार, तो एक अगला नंबर होगा 5वां, द लिमिट ऑफ y इज y लाइज बिटवीन -1 1। ठीक है, q और y दोनों की लिमिट -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन। इस तरीके से जो भी हमारे पास आगे टॉपिक्स आएंगे उनकी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। और जो लोग मतलब यहाँ पे जैसे अभी एक इन्फॉर्मेशन है कि आगे की जो क्लासेस होंगी यहाँ पे, वो क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ शायद दिक्कतें हैं जो मतलब मैनेजमेंट है वो बताया, तो यहाँ पे जो आगे की जो क्लासेस हैं वो चैनल पे होंगी, मतलब जो L1 क्लासेस का ऐप है उस पर होंगी। तो यहाँ पे L1 क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, और जिस पे आप लोग लॉगिन करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको यहाँ पे ये नंबर, अगर कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक और यूट्यूब का चैनल, और ज़्यादातर जो क्लासेस हैं वो उसी ऐप पे ही होंगी, और शायद उसमें कुछ मिनिमम फीस रखी गई है 99 रुपीज़ के आसपास, तो उसको आप जो भी है अपना देख लीजिएगा। तो मतलब अगर कोई इतना 99 रुपीज़ भी अगर पेमेंट करने में सक्षम नहीं तो उसका पेमेंट हम कर देंगे, इसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी मतलब आप लोग आगे की क्लासेस मिलेंगी वो ऐप पर मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।